प्लीज बैठ जाइए। पहले ऑफ कोर्स प्रोसीजर मालूम है ना। I will give opportunity after I. No, nothing before papers to be laid. Nothing before papers to be laid. Papers to be laid on the table, Dr. Jitendra Singh. सभापति महोदय, मैं बाद में आलो करूंगा। बैठिए वेणुगोपाल जी। कार्यवाही की संख्या नंबर 1 के आगे। No, it is not the practice. Never it happened before laying down the paper. धन्यवाद सभापति महोदय। श्री अश्विनी कुमार चौबे, ये 2 मिनट टाइम दूंगा, मगर आप लोग शांति से बैठ जाइए प्लीज। मगर ये पेपर्स टू बी रीड, इसमें 1 मिनट में कुछ होने वाला नहीं है। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यावली के क्रम संख्या 2 पर अपने नाम के सामने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। श्री अर्जुन राम मेघवाल। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्य की संशोधित सूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूं। श्री पंकज चौधरी। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्य सूची में मेरे नाम के सामने वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह। Chairman, with your permission, I raise to lay on the table of the House the papers listed against my name at serial number 5 in today's revised list of business. Thank you, sir. Dr. L. Murugan. Chairman, sir, with your kind permission, I raise to lay on the table of the House the papers regarding Ministry of Information and Broadcasting mentioned against my name at serial number 6 of today's revised list of the business. General Retired V.K. Singh. Sir, with your permission, I rise to lay papers against my name at serial number 2 of the revised list of business. These contain the report of the Controller General, Auditor General of India on the NHAI and the Ministry of Road, Highways and Transport and the compliance thereof. Reports of the Department related to Parliamentary Standing Committee on Coal, Mines and Steel. Sri Samir Oran. धन्यवाद महोदय। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध कोयला, खान और इस्पात संबंधी अस्थायी समिति की 4 की गई कार्रवाई प्रतिवेदन और इस्पात मंत्रालय से संबंधित इस्पात क्षेत्र में कौशल विकास विषयक एक मूल प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी एंड डिफेंस श्री कामाख्या प्रसाद तासा। Chairman sir, I rise to lay a copy of the 30th report, Hindi and English version of the Standing Committee on Defence as listed against my name in the today's list of business. Reports of the Department related to Parliamentary Standing Committee on Housing and Urban Affairs, Sri Ramachandra Jangra. माननीय सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष से यथा सूचीबद्ध आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति का 14वां और 15वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। Reports of the Department related to Parliamentary Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development, Sri Vijaypal Singh Tomar. माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने यथा सूचीबद्ध श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति का 34वां और 35वें प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। Report of the Department related to Parliamentary Standing Committee on Railways, Sri Narhari Amin. माननीय सभापति महोदय जी, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध रेल संबंधी स्थायी समिति के भारतीय रेल की यात्री आरक्षण प्रणाली पर समिति के 8वें प्रतिवेदन में निहित टिप्पणियों, सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में समिति के 12वें प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण को सभा पटल पर रखता हूं। Report of the Committee on Empowerment of Women, श्रीमती रामलीला बहन बेचरबाई बारा। माननीय अध्यक्ष श्री, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सन्मुख यथा सूचीबद्ध बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं के विशेष संदर्भ के
साथ शिक्षा के महिलाओं का सशक्तिकरण विषय संबंध में 5वें प्रतिवेदन में अंतविष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के संबंध में महिलाओं का शक्तियों का प्रदान करने वाली समिति का 6ठा प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी नकल सभा पटल पर रखती हूँ। धन्यवाद। Motion for the election to the Joint Committee on Officers Forfeit. Sri Kiran Rijiju to move a motion. Sir, with your permission, I move the following motion. That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that Rajya Sabha do elect 3 members of Rajya Sabha to the Joint Committee on Officers of Profit in the vacancies caused by the retirements of Sri V. Vijay Sai Reddy, Dr. Sasmit Patra, Sri Mohesh Poddar from the membership of Rajya Sabha on 21/6/22, 1/7/22, 7/7/22 respectively, and resolves that the House do proceed to elect in the manner as directed by the Chairman 3 members from amongst the members of the House to the said committee to fill the vacancies. They are all re-elected. Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. The ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Motion for election to the National Khadi and Village Industries Board. Sri Narayan Raneji to move a motion. माननीय सभापति महोदय, आपके अनुमति से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियमावली 2006 के नियम 15 और 17 के साथ खंडित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 की धारा 10(1) के अनुसार मैं यह सभा उस रीति से जैसा सभापति निर्देश दे सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का सदस्य होने के लिए निर्वाचित करने की कार्रवाई करें। Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Statement by Minister Dr. Jitendra Singh. Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a statement regarding status of implementation of recommendations of leak observations contained in the 112th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Personal Public Grievances, Law and Justice on Demand for Grants 2022-23 pertaining to the Ministry of Personal Public Grievances and Pensions. Thank you, Chairman, sir. Sri Arjun Ram Meghwal. Honorable Chairman, sir, with your permission, I want to make a statement regarding status of implementation of recommendations contained in the 294th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture, on development and conservation of museums and archaeological sites, challenges and opportunities pertaining to the Ministry of Culture. Thank you. Sri Ajay Bhatt. आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्य सूची के क्रम संख्या 3 के सामने मेरे नाम के आगे पर्यटन मंत्रालय की अनुदान मांगों 2021-2022 के संबंध में विभाग संबंधित परिवहन, पर्यटन, संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 228वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में इसके 294वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों सम्मुक्तियों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं। एक मिनट, there is a correction in your statement. It says 288 report. You said 98 report. Correct it that way. One. Then I have a small observation before. करके जी एक मिनट कृपया बैठ. I observed, honorable members, some of our members coming late, okay, and then disturbing others to move and then make way for them to go and occupy their seat. That is not a proper thing. Either please come on time. For any reason,
unavoidable reason, if you are late, you occupy the seat which is vacant for the time being. I am not saying you go to that seat and occupy that party's seat for the time being. This should be followed so that there is a dignity of the House is maintained. I have received notices under 267 from Sri Sanjay Singh on Agnipath, Ipendra Singh Huda on Agnipath, Raghav Chadda on drugs and seizure of drugs in ports in Gujarat and Maharashtra. Venugopal's concern over misuse of agencies like CBI and income tax by the central government. Mallikarjuna Kharge on the same issue. I have not admitted them. You know my position about 267. They can be taken up. Kharge ji, आप लोग बैठ जाइए. आप लोग बैठ जाइए. बैठ जाइए. सर, क्या है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कल भी मैंने नोटिस दी थी जो ये ऑटोनोमस बॉडीज का मिसयूज हो रहा है और विरोधी पार्टियों को दबाने के लिए हर कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है. अरे यू रिप्लाई ऑन दैट वन. यू रिप्लाई. आई विल लिसन. अरे यू विल रिप्लाई. डोंट लिसन. Listen! You reply! You reply! I have not admitted it. I have not admitted anything. I am only hearing his observation. Yes, but I am not both sides. Both sides. House stands adjourned to 12 noon. क्वेश्चन नंबर 196 प्लीज. सर आप बैठ जाइए. सर आप बैठ जाइए. रमेश जी आप बैठ जाइए. क्वेश्चन नंबर 196 गीता मंत्री जी. Answer on the table of the House. Supplementary please, Geeta ji. First supplementary. माननीय प्रधानमंत्री जी के जवाब से पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ. मैं आपके माध्यम से बहुत धन्यवाद देती हूँ. महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ बिजली उत्पाद में कोयले की विकल्प परमाणु ऊर्जा बन सकती है. माननीय मंत्री जी मंत्री जी once again, Chairman sir. वो सुनाई नहीं दे रहा. गीता जी kindly repeat it. Nothing will go on record. Nothing will go on record. This is a question hour. This is a question hour, and all the members have put their efforts and then prepared the questions and they have come here expecting replies from the government. Please do not waste the time of the House. I will give an opportunity, not now. Now let the question hour be continued. Let the question hour be continued. Please. Please, Geeta ji. Geeta ji, up. मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ क्या बिजली उत्पाद में कोयले का विकल्प परमाणु ऊर्जा बन सकता है. मंत्री जी निश्चय ही परमाणु ऊर्जा एक अलग सोर्स है ऊर्जा का, और जैसे आजकल क्लीन सोर्स पर बल दिया जाता है उसे क्लीन सोर्स माना जाता है. आने वाले समय में जितना अधिक क्लीन एनर्जी का उपयोग होगा निश्चय ही वही हमारा लक्ष्य भी रहेगा. लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बात कहूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में एटॉमिक एनर्जी के सोर्सेज को और व्यापक बनाने के लिए अनेकों नए कदम उठाए गए. जहाँ के गत वर्षों में एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर प्लांट्स अधिकतर दक्षिण के राज्यों तक सीमित थे, आज वो उत्तर में भी उनकी स्थापना की जा रही है. और जिस स्थान पर हम खड़े हैं यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर हरियाणा में
गोरखपुर के स्थान पर हमारा एक न्यूक्लियर प्लांट स्थापित होने जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये कि 8 वर्ष गत 8 वर्षों में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण की चिंता की है, बार बार क्लीन एनर्जी का जिक्र किया है, उसी दिशा में चलते हुए इसका और ज्यादा फैलाव करने का भी प्रयास जारी है। गीता जी, सेकंड सप्लीमेंट्री। जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, परमाणु ऊर्जा की गंभीर बीमारियों के इलाज एवं कृषि कल्याण जैसे जन कल्याणकारी विषयों के लिए क्या कोई उपयोगिता हो सकती है? इसके दो पहलू रहेंगे। पहले तो हम सब समाज के सदस्यों का ये भी एक दायित्व है कि कहीं कहीं जहाँ ये धारणा रहती है कि एटॉमिक एनर्जी के न्यूक्लियर प्लांट के लगने से कोई बीमारियां फैलती हैं, तो उस धारणा को दूर करना भी हमारा दायित्व है। क्योंकि ये प्रमाणित हो चुका है कि जो वैज्ञानिक न्यूक्लियर प्लांट्स में काम करते हैं उन पर भी बहुत अधिक रिस्क नहीं रहता इस प्रकार की रेडिएशन का। हमने एक बार एक शोध करके आंकड़े में एकत्रित किए कि जो भाभा एटॉमिक प्लांट के भीतर जो वैज्ञानिक काम करते हैं उन पर कितना इसका प्रभाव रहा, और ध्यान में आया कि एक भी ऐसा केस नहीं हुआ जहाँ के किसी की मृत्यु किसी रेडिएशन रिलेटेड कैंसर अथवा दूसरी बीमारी से नहीं होगी। जहाँ तक आदरणीय सदस्य का संबंध है कि अन्य बीमारियों के लिए साधनों का उपचार करना, तो निश्चय एटॉमिक एनर्जी में नेबरहुड वेलफेयर प्रोग्राम्स भी उपलब्ध है, CSR भी उपलब्ध है, उसके तहत उस प्रकार का भी कार्य किया जाता है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। यस सेल्व गणपति प्लीज। यस सेल्व गणपति। Honorable Deputy Chairman, sir, we have several nuclear plants and 22 operating reactors in our country. Do we have trained personnel to manage nuclear and radiological emergencies? How many persons are trained by National Disaster Management Authority till now? In fact, as all of us know, we have National Disaster Management Plan in place, but even more interesting coincidence is that the disaster management program was first time conceived in Gujarat by the then Chief Minister Shri Narendra Modi, and thereafter in 2005 at the center also disaster management plan was put in place. Now as far as the nuclear emergency, the nuclear safety is concerned, the National Disaster Management Plan functions in collaboration, in cognizance with the Department of Atomic Energy, which is the nodal department in such cases, and also the Ministry of Health and the Ministry of Environment. There is an SOP in place. The emergency exercise trials are done once in every year at the site of the plant, and then once in 2 years outside the site of the plant, and equally so periodically within the plant. So there is an SOP, and at the same time we are also in understanding with the international conventions of safety. Again, the credit goes to Prime Minister Narendra Modi. During his tenure, we have now ensured an insurance pool which is very effective in case of emergencies related to atomic energy, but the safeguards are so much in place that there is hardly any risk of an emergency happening, at least in the Indian nuclear plants. Honorable LOP, please allow the House to proceed and do not disturb the House. Honorable LOP, kindly instruct your members, honorable members, to go back to their respective seats. Please do not waste the time of the House. Nothing will go on record. Nothing will go on record except the person, except the honorable member who is putting the question. Unless you go back to your respective seats, point of order cannot be allowed. Unless you, please go back to your seats. Please go back to your seats. Second supplementary, please. Please go back. Please go back to your seat. Amar Patnaik ji. Please.
Please. Thank you, sir. After this, I'll allow. Please sit. Please, no. I will allow LOP after the second supplementary. Please, Amar Patnaik ji, please. Sir, through you, I would like to ask this question to Honorable Minister, who has given a detailed reply. कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा, कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा. I will allow. I will give an opportunity. Really talk about. मैं मौका दूंगा. Please. For example, as per the Bhabha Atomic Research Center, there are no hospitals in India designated exclusively for handling of chemical, biological, radiological, and nuclear disasters. What is the government's plan to establish health expertise in this regard and such long-term plans? Mantri ji. As I said, the adage that prevention is better than cure. The honourable member would appreciate that even at the time of setting of these plants, all the precautions are taken in order to ensure that no such health hazard happens. We have two important locations. On the western side, we have around Maharashtra. The nearest sonographic location there is somewhere around Karachi, which is about 1500 kilometers. And on the other side, on the eastern side, we have it somewhere in Indonesia. So we are sufficiently placed at a distance where we do not have that sonographic factors interfering and causing some kind of an emergency. Secondly, most of the hospitals otherwise have equipment enough for that, and periodically, even preemptively, as I said, the exercise is done. It's the mock exercises are carried out periodically, every year, twice a year, 3 years, and even after the plant has been established, there is a mechanism in place to test its safety. We follow the principle of safety first, production next. So, never in the entire scheme of things, the safety has been sought to be sacrificed at the altar of the production. So, what I will try to stress in a single sentence is that on the one hand, all these safeguards are being supplemented. On the other hand, the production is also being extended and enlarged. And we have a mechanism in place whereby even if a hazard happens, automatically the system will come into place. And therefore, India has a better record of nuclear safety compared to many other countries of the world. मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप अपने सीट पर वापस जाइए. आप अपने I will give an opportunity. Please, unless you go back to your respective seats, nothing will be allowed, nothing will go on record. Please go back to your seats. Please go back to your seats. Please. Ramesh ji, please. सर, मैं आपको पहले आप और इस स्थान पर बैठे हैं तो आपको मैं धन्यवाद करता हूँ. मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ कि आप उस स्थान पे बैठे हैं और मुझे आपने मौका दिया. तो मौका सर, आज मैं एक सर Please be seated. Everybody, except only honorable LOP will be talking. All others have to say. Thank you. धन्यवाद आपको. Sir, what is requested? Please. Let me afterwards. Just to assure that there is a
Please let Honorable LOP finish. After that, I'll give an opportunity. Please. Sir, once again, I congratulate you. You have occupied that post, sitting there. I am very thankful to you. You have given me an opportunity to talk. देखिए साहब, ये सदन चल रहा है और पार्लियामेंट में एक सदस्य हूं और लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी, लेकिन मुझे इस वक्त पार्लियामेंट जब चल रहा है तो ईडी का समन आता है, आप जल्दी आइए। और दूसरी चीज, प्रियंका जी, don't disturb, प्रियंका जी, don't disturb, please. और मुझे 12:30 को मुझे जाना है, क्योंकि मैं वो कानून के तहत मैं अवॉइड करना नहीं चाहता हूं, मैं कानून का पालन करना चाहता हूं, लेकिन इस वक्त ईडी बुलाना, मुझे समन करना जब पार्लियामेंट सदन है, चल रहा है, क्या ये उचित है? एक। और दूसरी चीज, पार्लियामेंट चलते वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के घर को और राहुल जी के घर को नियरली लोग जो लोग घेरा माने और घर को, और इस जगह इस तरीके से अगर हम चलेंगे, क्या डेमोक्रेसी हमारी जीवित रहेगी? क्या संविधान के तहत हम चलेंगे? तो ये वो पर्पसली ये कर रहे हैं कि हमको डिमोरलाइज करने के लिए, हमको खत्म करने के लिए, डराने के लिए। हम डरेंगे नहीं, हम फाइट। अमेंडमेंट बिल 2022 Sri Kiran Rijiju to move a motion for consideration of the Family Courts Amendment Bill 2022. इसके बाद मैं देता हूँ। Sir, with your permission, I beg to move that the bill further to amend the Family Courts Act 1984 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? Sir, bill एक I have told let him move, I will allow you. No, let him move the bill then. No, let him move the bill. Let him move, Jairam ji. I will give you point of order. Please, आप move करिए. Sir, ये bill जो फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2022 लेके आए हैं, ये एक छोटा सा प्रावधान को सुधारने के लिए अमेंडमेंट है, लेकिन इसका क्योंकि ये फैमिली का मामला है और लोगों के परिवार को बचाने का मामला है, इसलिए छोटा संशोधन होते हुए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये संशोधन बिल लेके आई है सरकार ने। इसलिए बिल क्योंकि सर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है प्रावधान में, तो मैं अपने सदस्य जो भी बोलना चाहेंगे उसको सुन करके संक्षेप में मैं अंतिम में जवाब देना चाहूँगा सर। Thank you. Motion moved. There is one amendment by Dr. V. Sivasan for reference of the Family Courts Amendment Bill 2022 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha. Dr. V. Sivasan, are you moving? Yes, moved. Acha, motion moved. One minute. मैं प्लीज वेल में खड़ा होकर मुझे नंबर बताया, मैंने कह रखा है, मैं नो प्लीज। मैं माननीय जयराम रमेश जी को पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए मौका दूं। इसके बाद पहले मैं कहना चाहता हूं, पहली चीज पॉइंट ऑफ ऑर्डर को लेकर लगातार कई चीजें हो रही हैं। आई वुड लाइक टू क्लियरिफाई अबाउट इट टुडे। नंबर वन, a point of order can be raised only in relation to the business of the house at the moment. In other words, no point of order can be raised on a business not before the house. Number one. A point of order is not allowed to be raised during question hour and half an hour discussion during division, which is happening. Third, please, point of order के बारे में बहुत सारे रूलिंग्स है और आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर अधिकार है, लेकिन इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रूल्स। वो उसमें आप देखें, राज्यसभा एट वर्क में है पूरी चीजें। आप अगर विषय पर उठाएंगे मैं मौका दूंगा, अगर विषय नहीं होगा
जस्ट लिसन द रूलिंग। ये रूलिंग मैंने नहीं दिया है, ये रूलिंग 2006 में दिया गया। रूलिंग इज when the house is not running, then the chairman has given this ruling. When the house is not running, then from where does point of order arise? Point of order is raised only when the house is running. The house, please, there have been rulings in the very house that until the house does not do business, a point of order should not be brought. Number one. Again, please, again, I am taking other ruling. मैं आपको बहुत सारी रूलिंग जो आप सब जानते हैं, ये रूल्स भी जानते हैं, पर प्लीज चेयरमैन, दिस इज a ruling by the then chairman, in 1990. I have not permitted him. Point of order does not mean this becomes his birthright. Even then I am giving point of order. ये rules के बारे में आप जानते हैं, even then I am giving. Even then. Please. सर, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा रहा हूं नियमावली के 258 रूल के अनुसार, क्योंकि बाहर सदन के बाहर मोदी सरकार की ओर से पॉइंट्स ऑफ डिसऑर्डर कराए गए हैं, इसलिए हमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर यहाँ motion for consideration of the bill, nothing is going on record. I am not allowed. The motion for consideration of the bill and the amendment moved thereto are now open for discussion. डॉक्टर अमी याग्निक जी, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। डॉक्टर अमी याग्निक जी, प्लीज, He is on a point of order. Tiruchi ji is on a point of order. बताएं। With all humility, I would like to submit to you, sir. When you read about some observations made by the chair in the past years, it's in Rajya Sabha at work. Yes, sir, rules. yes, sir. This rule is subject to these things. Number one, sir, when there is no business, no person can raise a point of order, but business is being carried on. Yes. Point of order before the business, business which is being taken by the house. Cannot be raised when there is no business, but when no, business sir. is being carried on. जो business house के सामने उसी पे point of order हो सकता है. Moreover, sir, yes. the member can raise a point of order any point. No, of it is time subject is to rule. It is subject to certain things. Sir, it Rajya is in the Sabha rule at work. book, sir. अगर आप कहें तो I will read in detail. I will read in detail. So I will go on. Please, I am not allowing. Dr. Ammi Yagnik, Courts Amendment Bill 2022, सरोज पांडे जी, आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी. Please, Derek. I thank you very much, sir. And प्लीज यह भी नियम है कि हाउस डिस्टर्ब करने के इंटेंशन से चला है तो कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर न लें. चेयर के पास ये अधिकार है. I can read it. Please, Derek ji. Sir, there is no intention to intentionally disrupt the house by raising point of order. Yes. You please give me a chance, and after that, sir, I have given you a chance. Yes, you are supreme in this house, so you will also pass your judgment on this point of order I am raising, sir, related to what you just said about 3 minutes ago. Sir, my point of order today is Rule 187, but read in conjunction with Article 105 of this book, sir. This is called the Constitution of India. So first let's get to 187 based on what you said, right? So 187 says, let me finish reading and then you can say whatever you want, sir. Question 187, question of privilege. Subject to the provision of these rules, a member with the consent, your consent, sir, may raise a question involving a breach of my privilege, either of the member of the council, that is us, or a committee thereof. That's the rule. If you read this rule in conjunction with Rule 105 of this very important book, with the Indian Constitution, Article 105. Sir, now read in conjunction with this rule. Now, this is important, sir, and you will appreciate. Powers and privilege of the Houses of Parliament and of the members thereof, subject to the provision of this Constitution,
and to the rules and standing orders regulating the procedures of Parliament, there shall be freedom of speech in Parliament. This is my point today, sir. It is my right. This gives me my right. The Constitution gives me my right. Nobody can No. I have already given rulings on these things. No. मैंने इस पर ruling already दे दिया है. I have already given a ruling on this. Please, no. Number one, please take your seat. No, please take your seat. आप चेयर को बोलने नहीं दे रहे. Please take your seat. One, please. No. He is also right. Please. No. Sir. I'll come. Speak. सर, हम सब सदस्य संविधान को मानते हैं. हम संविधान की गरिमा की बात करते हैं. सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच है. फ्रीडम ऑफ हंगामा कहाँ दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में? किसने कहा है कि फ्रीडम ऑफ हंगामा है? यहाँ तो लगातार हंगामा हो रहा है. नहीं, यहाँ तो लगातार तमाशा हो रहा है. प्लीज डोला जी प्लीज बैठे. नहीं, प्लीज बैठे. आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बारे में सुनना नहीं चाहते. नंबर वन, प्लीज इट विल बी एग्जामिन्ड, नो प्रॉब्लम. माननीय सदस्यगण, डेरिक जी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया. उन्होंने ये भी कहा कि चेयर जो भी डिसीजन करेगा चेयर रूल्स के अनुसार ही जाता है. और जो पॉइंट इन्होंने उठाया है, ये पॉइंट पहले के कई सेशंस में उठाए गए, जिसमें क्लियर है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के तहत ही रूल्स और प्रोसीजर बने हुए हैं. इट्स सब्जेक्ट टू दैट. ट्रांसलेशन इज अवेलेबल. This is subject to rules and provision of the rule book. So we are going by the rule. Please, I have already given ruling on this. Please, no. सरोज पांडे जी. धन्यवाद सभापति जी. आज मैं जिस विषय को लेकर आपके बीच में जो संविधान संशोधन विधेयक देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे मंत्री जी के द्वारा 2 राज्यों को न्याय दिलाने के हेतु कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 लाया गया है, मैं इसके समर्थन में खड़ी हुई हूँ. भारत एक ऐसा देश है जो सदियों से अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित रखने में विश्वास करता है. और हम जब अपनी सांस्कृतिक परंपरा को समृद्ध बनाने के लिए, अक्षुण्ण बनाने के लिए प्रयास करते हैं, तो उसमें परिवार एक बहुत बड़ा भागीदारी निभाता है. इस परिवार में जब पीढ़ियों के अंतर होते हैं, या पहले जब हमारे यहाँ कुटुंब, ये हमारी एक पुरानी परंपरा रही है. इस पुरानी परंपरा में ही ऐसे बहुत से विवाद जो घरों में होते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे परिवार और समाज के लोग बैठकर उसका न्याय कर लेते थे. पीढ़ियों तक इस विषय को माना जाता था. ये हमारे भारत की एक अक्षुण्ण और बहुत समृद्धशाली परंपरा रही है. माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहती हूँ कि ये विधेयक एक ऐसे समय पर लाया गया, और इसके लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसको लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो कुटुंब न्यायालय है, इसके स्थापना के लिए केंद्र के द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है, और अधिसूचना जारी किया जाना केंद्र सरकार के लिए आवश्यक होता है. लेकिन हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में केंद्र के द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की गई. बिना अधिसूचना के इन न्यायालयों को विधिमान नहीं माना जा सकता. इसलिए इस संशोधन को लाने की आवश्यकता पड़ी है. चूंकि कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 में पूर्ववर्ती सरकार, जो उस समय की तत्कालिक सरकारें थी, उन सरकारों के द्वारा अधिसूचना जारी नहीं किया गया. इसके कारण जो वहां पर वैधता थी, कुटुंब न्यायालयों की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगा. इसलिए हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री जी ने इस बात की कोशिश की है, और आज हम इस संशोधन के द्वारा इन 2 राज्यों को कुटुंब न्यायालय के विधिमान रूप
रूप से मान्यता देने के लिए इस संशोधन को लाया गया है। माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहती हूँ, हमारे यहाँ पर हम लोग बहुत लंबे समय से परिवार में, और परिवार हमारे लिए वो क्षण होता है अगर कहीं हम परेशान हैं, हमारी परिस्थितियाँ हमारे विपरीत हैं, तो ऐसे समय पर परिवार हमारे लिए संबल बनकर खड़ा होता है। जब परिवार संबल बनकर खड़ा होता है तो व्यक्ति चाहे कितने संताप में हो वो बाहर निकलता है। लेकिन भारत में एक पूर्ववर्ती हमारे पड़ोसी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने इस विषय को कहा था कि अगर भारत को समाप्त करना है तो भारत की संस्कृति पर आघात किया जाए, और अगर भारत की संस्कृति पर आघात होगा तो भारत समाप्त होगा। पाश्चात्य संस्कृति ने भारत की संस्कृति को बहुत हद तक आघात पहुंचाया है। मैं कहना चाहती हूं कि भारत की संस्कृति बेहद समृद्धशाली रही, लेकिन इस समृद्धता में जो पाश्चात्य संस्कृति है वो धीरे धीरे कहीं न कहीं प्रवेश करी। जो संयुक्त परिवार थे वो संयुक्त परिवार टूटे, एकल परिवार ज्यादा बढ़े। संयुक्त परिवारों में जब हम रहते थे तो हमें बहुत सी ऐसी आवश्यकताएं होती थी और परिवार के सदस्य उसे पूरा करते थे, लेकिन एकल परिवार में रहते हुए बहुत सी ऐसी समस्याएं हुई जिनके कारण आज लोगों को संस्कार नहीं मिल पाते, वो अपने रीति रिवाज से परिचित नहीं हो पाते, और जब रीति रिवाजों से परिचित नहीं होते हैं तो ऐसे समय पर इन परिस्थितियों का निर्माण होता है जो तलाक का विषय है। कभी घर में बेटियां अगर ज्यादा पैदा हुई तो इन विषयों को लेकर भी महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। दो विचार अगर आपस में टकराए तो पति पत्नियों के आपस में विषय बने। ये विचार की टकराहट, पीढ़ियों की सोच का अंतर इस प्रकार का बना कि परिवार टूटने लगे। जब परिवार टूटता है तो एक मानसिक संताप होता है। इस मानसिक संताप से निकलने में परिवार बहुत अहम भूमिका निभाता है। मैं कहना चाहती हूँ कि कुटुंब न्यायालय ज्यादा से ज्यादा हो, अगर फैमिली कोर्ट ज्यादा से ज्यादा होंगे तो आज जो ये कुटुंब न्यायालय में ये विषय जाते हैं जो हम पहले अपने परिवारों में ही निपटा लेते थे, ये संताप लंबे समय तक रहता है तो व्यक्ति कहीं न कहीं डिप्रेशन में जाता है। और अलग प्रकार की संस्कृति अभी इस देश में दिखाई देती है। एक पाश्चात्य संस्कृति का बहुत बड़ा विषय आता है जिसमें सेम सेक्स मैरिज का भी एक विषय हमको लगातार सुनाई पड़ता है। ये भारत की संस्कृति नहीं है। भारत की संस्कृति में हम अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रयास करें। आज 11 लाख से ज्यादा केस कुटुंब न्यायालय के पेंडिंग है। ऐसे 11 लाख से ज्यादा परिवार मानसिक संताप को झेल रहे हैं। 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पूरे देश भर में पेंडिंग है। मैं कहना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अगर कुटुंब न्यायालयों की स्थापना होगी तो निश्चित तौर पर आने वाले समय पे जो ये 11 लाख से ज्यादा परिवार मानसिक संताप झेल रहे हैं, जो हमारी संस्कृति पर आघात कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं ये संस्कृति बचेगी। और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कुटुंब न्यायालय की स्थापना किया जाए। आज मैं सरकार के द्वारा लाए हुए इस संवेदनशील संशोधन पर आप सरकार को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। सुष्मिता देव जी, सुष्मिता जी, सुष्मिता देव जी प्लीज, सुष्मिता देव जी प्लीज, माइक काम नहीं कर रहा सुष्मिता। हाँ, इट्स वर्किंग नाउ। Sir, the Family Courts 2022 Amendment Bill is an important bill, but the way the opposition is being treated, we are walking out in protest. Rule 1110 और Rule 240 के तहत जो स्पीच विषय से बिल से संबंधित है वही रिकॉर्ड पे जाएगी। It's not going. We do not. Please, you speak, it will go on record. सुष्मिता जी आप बोले रिकॉर्ड पे जाएगा। I think to give a speech and participate today, please speak. Would be blasphemous for democracy and the please, you are not speaking on the subject. It's not going on record. It's not going on record under Rule 110 and Rule 240. Please. Breaking the family of Parliament. You're actually. Sri P. Wilson. Yeah. Mane P.
दास गुप्ता, मिस्टर नारायण दास गुप्ता, प्लीज स्पीक। सर थैंक यू वेरी मच। लेकिन साहब फैमिली का ये तो कर दीजिए पहले। आप विषय पर बोले, अदरवाइज रूल 110-240 के तहत कोई स्पीच रिलेवेंस होगी सब्जेक्ट को नहीं जाएगी। प्लीज स्पीक ऑन द सब्जेक्ट। नारायण दास गुप्ता जी विषय पर बोलिए। आप विषय पर नहीं बोल रहे। मुजीबुल्लाह खान जी, मिस्टर मुजीबुल्लाह खान, प्लीज स्पीक। आप बोलिए, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। के लिए परिवार न्याय अधिनियम 1984 में संशोधन करने के लिए कानून और न्याय मंत्री द्वारा 18 जुलाई 2022 को लोकसभा में विधेयक पेश किया गया था। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में क्रमशः 15 फरवरी 2019 और 12 सितंबर 2008 से परिवार न्यायालय अधिनियम का पूर्वव्यापी प्रभाव देने के लिए धारा 1 सब सेक्शन 3 में एक प्रावधान जोड़ा गया है। धारा 3A को जोड़ा गया है, जिसके तहत संशोधन अधिनियम के शुरू होने से पहले हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में पब्लिक कोर्ट की स्थापना की गई थी। किए गए कर्तव्य की गई नियुक्तियों और शक्तियों कार्यों को वैध माना जाएगा। दूसरे शब्दों में हिमाचल प्रदेश में परिवार न्यायालय का कामकाज 15 फरवरी 2019 के संशोधन अधिनियम के प्रारंभ होने तक और नागालैंड में 12 सितंबर 2008 के बीच संशोधन अधिनियम प्रारंभ होने तक वैध माना जाएगा। इन संशोधन लाने का कारण हिमाचल प्रदेश में 3 परिवार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के हिमाचल प्रदेश की उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती है। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के धारा 3 के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार ने 15 फरवरी 2019 को शिमला, धर्मशाला और मंडी में 3 परिवार न्यायालय की स्थापना की, अधिसूचना की। इसी धारा के तहत नागालैंड सरकार ने 2 परिवार की स्थापना का अधिसूचना किया। 12 दिसंबर 2008 को दीमापुर और कोहिमा में न्यायालय। समस्या इसलिए उत्पन्न हुई उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में अधिनियम को लागू करने के लिए परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के धारा 1 सब सेक्शन 3 के तहत राजपत्र अधिसूचना जारी करने में विफल रही। सरकार को इसकी पूर्वव्यापी प्रकृति के कारण एक संशोधित विधेयक लाने की आवश्यकता है। न्यायपालिका में बार बार ये माना गया है कि कार्यपालिका प्रायोजित कार्य कर सकती है। पूर्वव्यापी तरीके से कानून यदि और केवल अगर मूल कानून स्पष्ट रूप से ऐसी पूर्वव्यापी संशोधित कानून की अनुमति देता है। डॉक्टर इंद्रजीत प्यारेलाल गुप्ता बनाम WR मैथ्यू अन्य 1963 SCR 1 721 आयकर अधिकारी LP बनाम MC अन्य 1970 SC धारा 1 678 धारा 1 सब सेक्शन 3 कार्यपालिका का मूल लक्ष्य कार्रवाई की ऐसी स्पष्ट शक्ति प्रदान करती है। ये विधेयक परिवार न्यायालय को स्थापना और राज्य सरकारों और परिवार न्यायालय द्वारा की गई कार्रवाई को मान्य करने के लिए बनाए गए हैं। अपने उद्देश्य को पूरा करना जरूरी है। हालांकि इस संशोधन विधेयक में एक समस्या है उपाध्यक्ष महोदय। जब तक केंद्र सरकार ने कार्यकारी निर्णयों के माध्यम से राज्यों में परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के प्रदर्शन में अधिसूचना की है, ये पहला उदाहरण होगा जब इसके तहत प्रवर्तन को विधायी संशोधन के माध्यम से लाया गया है। इसीलिए संशोधित हिमाचल प्रदेश और नागालैंड को अन्य राज्यों को जो माननीय मेंबर के सामने जाकर कृपया उन्हें डिस्टर्ब न करें प्लीज। आप वरिष्ठ सदस्य दूसरे के बोलने के अधिकार का हनन न करें, दूसरे के बोलने का अधिकार का हनन न करें। माननीय सदस्य का बोल में खड़ा होकर नारे न लगाए, अपनी सीट पर जाए और उसके नियमों का पालन करें। अपनी सीट पर जाकर बैठे, दूसरे की सीट पर न जाए। पूर्वव्यापी संचालन की एक स्पष्ट
शक्ति प्रदान करने के लिए धारा 1 सबसेक्शन 3 में संशोधन कर सकता है और उसके बाद सरकार एक कार्यकारी अधिसूचना जारी कर सकती थी। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में अधिनियम के पूर्व हालांकि इसमें भी केंद्र सरकार को अधिक शक्ति होने की एक खामी है, विशेष रूप से की शक्तियां, लेकिन इस अधिनियम के तहत ऐसे पूर्वव्यापी शक्तियों का दुरुपयोग करने की गुंजाइश बेहद सीमित है यदि अनुबंधित है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे कानून में कौन से जगह में खामियां हैं कि परिवार अदालत में जब कोई पति पत्नी का झगड़ा होता है या वो लोग अलग होना चाहते हैं या पति अलग होना चाहता है या पत्नी अलग होना चाहती है, तो उनको आसानी से क्यों अलग नहीं हो पाते? उनके जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनके ऊपर भी उनका असर पड़ता है, उनके ऊपर छोटे बच्चों को मानसिकता के ऊपर इफेक्ट पड़ता है क्योंकि उनके माँ बाप का झगड़ा छोटे बच्चों के ऊपर भी आता है। इसीलिए मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा, माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक के साथ साथ सारा भारतवर्ष में ऐसा कुछ संशोधन लाया जाए ताकि जब कोई चाहेगा या पति चाहे या पत्नी चाहे वो आसानी से उससे अलग हो सके और शांति से रह सके। उनका झगड़ा सालों साल चलता है, 5 साल 7 साल 10 साल बीत जाता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कुछ संशोधन लाया जाए और उसमें समाधान किया जाए। थैंक यू मुजीबुल्लाह जी। श्री सुभाष चंद्र बोस पिल्ली, श्री सुभाष चंद्र बोस पिल्ली, आप बोले योर स्पीच विल गो ऑन रिकॉर्ड ओनली। सुभाष चंद्र बोस पिल्ली। ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, please speak. Honorable Deputy Chairman sir, thank you very much for being permitted me to speak in Telugu language, which is my mother tongue, on the subject of Family Court Amendment Bill 2022, sir. Sir, Honorable Deputy Chairman sir, ఫ్యామిలీ కోర్టులో ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్దేశం మేడం జేబీ మిత్ర హిజం माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी, माननीय MM अब्दुल्ला जी, I request you to go back to your seats, please. Allow him to speak, please. Please. అధ్యక్ష, మొట్టమొదటి అధ్యక్ష, ఈ ఫ్యామిలీ కోర్టుల పని ఏంటంటే వివాహాలని ఏవైనా వారికి తగాదాలు వచ్చినప్పుడు ఆ తగాదాన్ని సత్వరంగా పరిష్కారం చేయటం, ఆ కుటుంబాన్ని కలిసి ఉండేలాగా వారికి మంచి సలహాలు సూచనలు ఇచ్చి ఒక మంచి మార్గంలో పెట్టడం, 2 వివాహాలు రద్దు చేయడం లేదా పిల్లల సంరక్షణకు లేదా ఇతర కుటుంబ సభ్యుల సమస్యల తలెత్తే వివాదాలను పరిష్కరించడానికి ఈ కుటుంబ న్యాయస్థానాల యొక్క బాధ్యత, అది యొక్క ప్రభుత్వం యొక్క ఆశయం కూడా అదే అధ్యక్ష. కానీ ఈరోజు దీనికి ఓవర్లోడ్ ఉన్నాయి. సాధారణ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టులన్నీ కూడా పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ ఓవర్లోడ్ని తగ్గించడానికి, అదేవిధంగా వారి యొక్క పని భారాన్ని తగ్గించడానికి, ప్రధానంగా జాప్యాన్ని నివారించడానికి, సత్వర న్యాయం అందించడానికి ఈ చట్టం యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యం. మహిళల కోసం మహిళా సంఘాలు కృషి చేస్తున్న వివిధ సంస్థల కృషి ఫలితంగా వచ్చిన ఈ చట్టం కుటుంబాలకు సంబంధించి వివాదాలు త్వరితగతిన సంతృప్తికరంగా పరిష్కరించే లక్ష్యంతో మరి ఒక ఫోరం ద్వారా న్యాయమైన పద్ధతిలో మరియు సమాజ శ్రేయస్సు మరియు మహిళల గౌరవాన్ని పెంచే విధంగా త్వరితగతిన పరిష్కరించాలనే ఉద్దేశంతో ఏర్పడిన ఈ ఫోరం అణచివేతలకు గురి కాబడిన మహిళల యొక్క మరి సామాజిక స్థితి, ఆర్థిక స్థితి, మానసిక స్థితి అంచనా వేసి సత్వర చర్యలు సత్వరంగా తీర్పులు ఇవ్వాలని ఈ కుటుంబ న్యాయస్థానాల యొక్క పనిచేసే తీరా చెప్పారు. కానీ ఫ్యామిలీ కోర్టులకు ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అడ్డంకి ఏంటంటే
గృహ హింస నిరోధక చట్టం డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ యాక్ట్. ఈ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ యాక్ట్లో సెక్షన్ 26 ప్రకారం రిలీఫ్ పొందడానికి లేదా స్టే అట్ హోమ్ ఆర్డర్స్ పొందడానికి లేదా పిల్లల సంరక్షణకు అవసరమైనటువంటి మరి భరణం పొందడానికి ఈ ఫ్యామిలీ కోర్టులు మరి ఉపయోగపడుతున్నాయో లేదని మనం ఆలోచించినట్లయితే అది పూర్తిగా నిర్దిష్టమైనటువంటి అధికారాలు ఈ ఫ్యామిలీ కోర్టుకి ఇవ్వటం లేవు అధ్యక్ష. ఈ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ యాక్ట్ నెంబర్ 26 ప్రకారం మరి సాధారణ కోర్టుకు ఉన్నటువంటి మేజిస్ట్రేట్ కోర్టుకి ఈ ఫ్యామిలీ కోర్టుకి అటువంటి అధికారాలు లేవు కాబట్టి దీనివల్ల ఆశించిన ప్రయోజనాలు మనకు కనిపించట్లేదు. దాన్ని ఇమ్మీడియట్గా అమెండ్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉందని ప్రభుత్వం దృష్టికి నేను తీసుకొస్తున్నాను అధ్యక్ష. అంటే సెక్షన్ 26 ప్రకారం డివి యాక్ట్ సెక్షన్ 26 ప్రకారం రిలీఫ్ పొందడానికి కుటుంబ న్యాయస్థాన అధికార పరిధి స్పష్టంగా చట్టంలో నిర్దేశించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. అప్పుడే ఈ ఫ్యామిలీ కోర్టు ఆశించిన రీతిలో మనం పనిచేయగలం. ఇంకా అధ్యక్ష, ఒకసారి న్యాయ వ్యవస్థలో మహిళా న్యాయమూర్తులు ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది ఒకసారి మనం పరిశీలన చేస్తే దిగువ న్యాయస్థానంలో 30% మహిళలు ఉండవలసిన అవసరం ఉన్నా అది ఎక్కడ కూడా ఫుల్ఫిల్ కావట్లేదు అధ్యక్ష. అదేవిధంగా హైకోర్టులో 11.5%, సుప్రీంకోర్టులో కూడా మరి 33 మంది న్యాయమూర్తులు ఉండే ఇక్కడ దాంట్లో ఒక్కరు మాత్రమే మరి సుప్రీంకోర్టులో న్యాయమూర్తిగా ఉండటం నలుగురు సుప్రీంకోర్టులో నలుగురు మాత్రం ఉండటం మరి చాలా విచారించదగ్గ విషయం. ఇక్కడ చాలా అన్యాయం జరిగింది అనే విషయం కూడా ఈ సందర్భంగా భారత సర్వోన్నత ఎప్పటి వరకు ప్రధాన న్యాయమూర్తులుగా పనిచేస్తే ఒక్కరు మాత్రమే ప్రధాన Thank you. I'm calling next speaker. Please conclude. సత్వర న్యాయం ఈ కుటుంబ న్యాయస్థానం వల్ల सुभाष चंद्र बोस को लीजिए प्लीज. माननीय बी लिंगैया यादव प्लीज. सर हाउस ऑर्डर लो है सर. हाउस ऑर्डर में नहीं है. आपकी बात रिकॉर्ड पे आएगी. नहीं है. आप बोलिए, आपकी बात रिकॉर्ड पे आएगी. बिल फैमिली कोर्ट है तो बहुत प्रामुख्यता है. हाउस ऑर्डर में नहीं है. हमें नहीं बात करते. आप बोले माननीय सदस्य एज पर हाउस के रूल्स के अनुसार अपनी सीट पर बैठना चाहिए. हंगामा नहीं करना चाहिए. चेयर अपील कर रहा है. आप बोलिए प्लीज. आप बोलिए. सर हमें नहीं बात करते. धन्यवाद. माननीय एडी सिंह जी. डॉक्टर वी शिवदासन प्लीज. Sir, what I am telling, I am requesting to you. Now the existing government is trying to utilize enforcement directors. Under Rule 110 and Rule 240, राज्यसभा रूल्स एंड प्रोसीडिंग, आप सिर्फ इस बिल पर बोल सकते हैं. Nothing will go on record. You have to speak. Enquiry system. You are not speaking on the subject. रामनाथ ठाकुर जी. उपसभापति कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 में चर्चा में भाग लेने की अनुमति दिए. धन्यवाद महोदय. यह संशोधन विधेयक मुख्य रूप से कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 1(3) में संशोधन करने के लिए लाया गया है, जिससे हिमाचल प्रदेश एवं नागालैंड में अन्य राज्यों की भांति प्रभावित हो और अब तक जो भी वहाँ न्यायालय द्वारा फैसले हुए हैं वह वैध हो. इन दोनों राज्यों में बिना केंद्र की अनुसूचना के ही न्यायालय काम कर रहा था. अब उसकी वैधता मिल जाएगी. महोदय, एक विषय मैं सरकार के समक्ष लाना चाहता हूँ. वह कानून विवाह और कौटुंबिक मामलों से संबंधित और उससे जुड़े मामलों की सुलह को बढ़ावा देने
जल्द से जल्द निपटारा सुनिश्चित करने हेतु बना था, किंतु देश में करीब 720 कुटुंब न्यायालय में लगभग 11,43,985 मामले लंबित है। यह आंकड़ा हिमाचल प्रदेश और नागालैंड के अतिरिक्त है। अब जहां शीघ्र निपटारा की बात है, वहां साल दर साल मामले लंबित हो तो न्याय कैसे मिलेगा? इस पर सरकार जल्द विचार करे। दूसरी बात यह है कि करीब 10 लाख की आबादी पर हर जिले में एक न्यायालय की स्थापना इस कानून के तहत होना चाहिए, किंतु बिहार एवं अन्य प्रदेशों में एक जिले की आबादी 20 लाख या उससे अधिक है। मेरा अनुरोध है कि वहां सरकार जल्द से जल्द 2 कुटुंब न्यायालय स्थापित करे। जजों की संख्या में वृद्धि की जाए, जिससे किसी मामले का त्वरित निपटारा हो, साथ ही लंबित पड़े हुए मामलों का निपटारा हो। इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। श्रीमती वंदना चौहान, वंदना जी, एडी सिंह जी, माननीय एडी सिंह जी, कृपया विषय पर बोलें। India is a family-centered nation and civilization. The beauty of our family system is organic link among members who care for each other. The interdependence is very important. Why should I? When I went to jail, did anybody raise? Member को बोलने दीजिए, please do not do this. Please, माननीय member का privilege है. Please let him speak. I signed against. आप माननीय सदस्य, आप माननीय एडी सिंह को बोल रहे थे, आप इस तरह एक्सेप्ट नहीं कर सकते। प्लीज, माननीय आप प्लीज बोलिए, आपकी बात रिकॉर्ड की जा रही है। प्लीज, the higher courts, but to help the restoring. माननीय एडी सिंह जी कहना चाहते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, प्लीज माननीय सदस्य का अपना प्रिविलेज है बोलने का। To take protector of this institution is extremely necessary. It is a family-centered nation, but also lives between family members, especially between two married adults, are quite prominent. We are now in the present wherein 2 unhappy adults in a marriage are considered of seeking a decree of divorce mutually. Women now, unlike the past, have become more vocal and about the facets of domestic violence. Hence, they are quick to approach the courts for the grievances redressal. In this scenario, validating the existence and jurisdiction of family courts across Himachal and Nagaland is the need of the hour. Over 11.4 lakh cases are pending in high family courts across the country. There are numerous litigations who come from pillar to post to take a degree in the favor and fall under a family court that did not have complete validity was absolutely unjustified and unfair. This bill has rectified the major flaw in the existing infrastructure of family courts of the country. This will not just unburden the higher courts, but would also expedite judicial process for the relief seeking litigants. Thank you, sir. Thank you. श्रीमती वंदना चौहान जी, माननीय वंदना चौहान जी, नॉट प्रेजेंट। श्री कनक मेहता रविंद्र कुमार, प्लीज। Thank you, sir, for giving this opportunity. Sir, the Family Courts Act 1984, it was originally enacted. Now, the purpose of to promote the conservation and to secure the speedy settlement of disputes relating to marriages. But this amendment act came into purpose. The purpose is the Himachal court has observed the validity of the law in the absence of notification. But forget about this, I am supporting the bill. But taking advantage of this occasion, I wanted to bring it to some facts to the notice of the Honorable Law Minister with regard to the family court. As far as the family court is concerned, now it is constituted only in metropolitan cities and other district headquarters only. In other subordinate areas, there are no family courts. Existing sub-courts are dealing with the matters under family court. Whereas in family court jurisdiction deals with section 125 of the Maintenance Act under Criminal Procedure Code and also Domestic Violence Act and also Guardian and Wardship Act, Hindu Marriage Act, Christian Marriage Act, Special Marriage Act are dealing with. But the lack of jurisdiction with regard to the subordinate courts are different.
there is some discrimination with regard to the functioning of family court and also subordinate courts. It has to be neutralized. Number one. Number two, family courts in Mafsil courts, there are huge pendency cases are there because the subordinate courts are clubbed with so many civil cases and also criminal cases. Subordinate courts are dealing with not only as civil matters, as assistant session judge dealing with criminal matters also. That is why the matters are delayed from years together. The purpose of Family Courts Act is to promote the conciliation and speedy settlement. But it is unfortunate there is no specific provision in the Family Court Act to specify the time for disposal of the cases. For disposal of the cases, specific time has to be mentioned in respect of like election petitions and other cases. Otherwise, the object of family courts will be defeated. The another issue is there are Guardian and Wards Act with regard to the custody of minor child also dealt with by the family court. In the absence of specific time limit, the purpose of the interest of the minor and welfare of the minor also not safeguarded. In other words, the Hindu Marriage Act and with regard to the maintenance of the wife and also children also to be considered by the family court. That is also delayed years together. After family court judgment, there is an appeal to the Supreme Court, High Court and Supreme Court. In the aspect drag on the proceedings, the cream of the life of the all husband and wife will be ruined. So it is mandatory required in the Family Court Amendment Act. There is a time limit should be prescribed in this family court. The object of the family court, it has to be constituted more family courts in all areas. Finally, I conclude. So many members are not there. Please. Let me take the opportunity. Because the members are not there. Others may speak. So I am speaking on only the subject. Sir, judges of the family courts need to be generally sensitized. Time to be prescribed. Sir, procedure. With regard to the another important aspect, I require the Honorable Law Minister to pay the attention. With regard to the procedure in family court has to be simplified. Now it is dealing with the criminal procedure code and civil procedure code deals with the procedural aspect. Unless procedure is simplified, the delay cannot be avoided. So procedure laws also have to be amended. Please conclude. In view of this, other things there are so many things to be submitted. In view of the paucity of time, I request the Honorable Law Minister to look into and do needful amendments in the Family Court Act and Hindu Marriage Act. Please. Respected Honorable Deputy Chairman, sir, thank you very much for allowing me to participate in the debate, the Family Court Amendment Bill 2022. ADMK party is supporting the Honorable Minister. Sir, you know very well the Family Court Act 1984 provides for the establishment of family courts by the state governments in consultation with the High Court to promote conciliation and secure speedy settlement of disputes relating to the marriage and family affairs. According to that, the memorandum submitted to the 14th Finance Commission, Union of India proposed for setting up family courts in each district in the country where such courts are not available. Sir, as per information available by the High Court, presently 720 family courts are functional in 26 states, which have a total dependency of 11,43,900 courts still pending, sir. See, what I am requesting the Honorable Minister, sir, he has taken a lot of efforts to bring the amendment, but the Himachal Pradesh and Nagaland is not having the special court, family court. That is why the amendment has brought by before the Honorable House. Sir, I am recommending that whatever the government has taken, at the same time, sir, I want to see that in Tamil Nadu, 40 family courts are available. Tamil Nadu, 40 is established. Sir, the condition, as our members have said, there are so many pending cases are still, even we are fighting, it is not able to complete the cases because of so many reasons. Because of dragging on the case upon postponing and getting the appointment, the family members are suffering. Because it is a new trend what you are facing in India.
it may be foreign countries में हो क्या family courts are they are having, but our culture is different. But now because of the Western culture, here also started this kind of family problem we are facing. Therefore, it is better to settle them as early as possible. We cannot prolong the dispute for a long time because the animosity is creating become the family members because of the prolonged case. Therefore, I am requesting the Honorable Minister to see that, to instruct to all the High Court and other courts, related court and family court, to see the cases can be quickly disposed. And also, if at all any financial requirement, central government has to come forward to help the state government, the financially to establish this thing. Therefore, I am once again thankful for the Honorable Minister and also to you participating. I support this bill. थैंक यू माननीय खंबेदुरे जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। माननीय सदस्यगण अपनी सीट पर जाएं, बहस में हिस्सा लें, मेरा आग्रह होगा। ऑनरेबल श्री जी.के. वासन। Sir, I thank the Honorable Minister for bringing in the old laws, for suitably bringing in amendments for that, sir. Sir, we all know that there are a lot of pending cases in the country. There are around 4.7 crore cases which are pending before the courts. Out of this, sir, 4.5 crore cases are in the district courts. High courts have a backlog of 50 lakh cases. Supreme Court has a backlog of 72,000 cases. We are all well aware, sir, justice delayed is justice denied. The need of the hour is to give legal backing and set up family courts in each district, in every state, sir. Sir, at this juncture, I have a request to the Honorable Law Minister. There is a long-standing demand for setting up regional benches of Supreme Court in the country, especially in the eastern, western, northern and southern region. Madras High Court has a long history of more than 150 years. And has a which made justice accessible to people in other parts of the state also. Considering the judicial tradition of state of Tamil Nadu, if the southern regional bench of the Supreme Court is set up in Chennai, it will go a long way in giving access to the litigants who cannot afford to travel all the way to Delhi, sir. Setting up of regional benches will also mean that there will be a greater number of judges, leading to speedy disposal of cases. I compliment the Honorable Minister for coming up with this amending bill, sir. Before I conclude, sir, I would like to kindly say the opposition has to settle their problems in their own family court. Thank you, sir. Thank you. माननीय अब्दुल वहाब जी, नॉट प्रेजेंट। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, माननीय राम गोपाल यादव जी। श्रीमान प्लीज आए। माननीय राम गोपाल जी बड़े वरिष्ठ मेंबर हैं, बोलने दीजिए। ये पूरे सदन में अव्यवस्था है। प्लीज आप विषय पर बोले। आप जानते हैं प्रोफेसर राम गोपाल जी, प्लीज। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर हमें बुलवाना चाहते हो उन्हें पीछे बैठा। माननीय राम गोपाल जी, आप बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं और आपने बड़ी अच्छी बात कही। चेयर को रूल्स ऑफ प्रोसीजर में जो अधिकार है वो मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, मेंबर्स का ये अधिकारी कि अपनी सीट पर बैठे, बीच में न आए, वेल में न जाए। आप कहिए तो मैं रूल्स पढ़ो, मैं चाहता हूं कि आप बोले, प्लीज। माननीय राम गोपाल जी आप बोले। माननीय राम गोपाल जी नहीं बोलना चाहते। श्री राम जी, माननीय राम जी नॉट प्रेजेंट। संतोष कुमार पी, माननीय संतोष कुमार पी नॉट विलिंग टू स्पीक। माननीय पी विल्सन प्लीज।
Kindly set the house in order. This is not my responsibility. I clear it. Let the members follow the rule. I am ready to speak. Let the members follow the rule etiquettes. There are clear rules. Should I read them? No. Should I read the rules? हर मेंबर को अपनी सीट पर बैठना चाहिए. हर मेंबर को दूसरे के बोलने में ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए. हर मेंबर्स को अपनी सीट से बात करनी चाहिए. Please. Chairman, Deputy Chairman, no, I am ready to speak. I am ready to speak. You speak. But member has been summoned by the enforcement directorate. Please. No, I am ready to speak. This is not the. I will say that. No. I will say you that. please speak on the subject. It will go on the record. This is also part of subject. This is also please, part of I am subject. giving you a third time. I am giving you again occasion. You speak on the subject. No, we are only asking to set the house in order. I am ready to speak. I am already requesting. I have requested several times. Let the members follow the rule of the house. Rules and etiquettes of the house they should follow. You are not willing to speak. I am ready. You are not willing to speak. No, I am moving to other members. Fagnan Koniak. Madam Fagnan Koniak. Thank you, Deputy Chairman, sir. The Family Courts Amendment Bill 2022 is of utmost necessity. In making this bill an act, the lack of jurisdiction of family courts in Himachal Pradesh and Nagaland will be solved. Mention may be made that in the year 2008, the state government of Nagaland established 2 family courts in the district of Kohima and Dimapur. Similarly, the state government of Himachal established 3 family courts in 2019 in the districts of Shimla, Dharamshala and Mandi. However, in both cases, they are yet to be brought into force by the central government with notification in the official gazette as prescribed under Section 1, Part 3 of the Family Courts Act 1984. The whole underlying point of the bill is to give legal authority to the family courts, which have so far been functioning without any authorization as such. Honorable Deputy Chairman, I would like to place on record my appreciation to the Honorable Union Minister for Law and Justice for stating that he would request state governments to set up family courts in every district. This is a welcome move for a tribal like me hailing from Nagaland. I strongly support this particular amendment bill as I believe this will cater to the needs of the affected people and parties while being sensitive to tribal dynamics too. And I thank our government led by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for this initiative. With 715 family courts and pending cases of 11,49,907 in the country, there has never been a more opportune time to pass this amendment bill. While the family courts in Nagaland will be validated with effect from September 2008, the family courts in Himachal Pradesh will be validated from February 2019. Again, I'd like to express my profound gratitude to Honorable Union Minister Shri Kiren Rijiju ji for discussing the issue of family courts in the recently concluded District Judges Conference here in Delhi, and not forgetting the problems of children while their families are engaged with family courts. This shows the intent of the government to ensure justice. Sir, by 2030, Nagaland aims to establish family courts in each district, and therefore passing this amendment bill will serve and will be of great help in the coming days. Once again, to God Honorable Union Minister Shri Kiren Rijiju ji, the passage of this particular amendment bill will help in providing statutory provision to existing family courts in Himachal and Nagaland. Family courts will be more effective under legal cover, and family courts will no longer have to undergo legal scrutiny. I would like to conclude by humbly requesting respected members of this August House to let justice see the light of day. It is only fair that we fulfill our part. Thank you. Thank you. Thank you. माननीय सदस्यगण, प्लीज माननीय सदस्यगण, पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बारे में मैं सिचुएशन रूल्स क्लियर कर चुका हूं. अगेन जो 5821 को रूलिंग हमने दी थी, पुनः मैं क्लियर करता हूं क्योंकि अब इशू आपने पुनः आज उठाया. एक माननीय सदस्य ने कहा उसी संदर्भ में, I would like to mention that freedom of speech under Article 105 is subject to the rules of procedure and conduct of business of the House. Therefore, Rule 110 of the rules of procedure and conduct of business in Rajya Sabha limiting the scope of the discussion is valid. Please, माननीय
माननीय मंत्री जी। आदरणीय उप सभापति जी, सबसे पहले मैं आज के इस महत्वपूर्ण फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2022 को समर्थन के लिए जितने सदस्यों ने अपना योगदान दिया है, बहुत अच्छा योगदान उन्होंने सुझाव दिए हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और खास करके जिन्होंने सदस्यों ने आज अपनी बात रखी है, मैं उनका नाम लेना चाहता हूं। सरोज पांडे जी, मुजीबुल्लाह खान जी, सुभाष चंद्र बोस पिल्ली जी, रामनाथ ठाकुर जी, A.D. सिंह जी और कनाक केदा का रविंद्र कुमार जी, हम्बीदुरा जी के वसंत जी और अंत में सांगम कोन्याक जी। सर, मैं तो चाहता हूं कि इस तरह का जो बिल आते हैं शांति से विस्तार से चर्चा हो, सब बात सुने और एक सर्वसम्मति से इस तरह का जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिल होता है उसमें पार्लियामेंट में चर्चा हो, फिर पारित करें। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आज कांग्रेस और हमारे साथियों ने जो हंगामा किया है, तो सर मैं बहुत विस्तार से बात नहीं कर पाऊंगा। और वैसे भी जितने सदस्यों ने अपने अपने बातें रखे हैं, बहुत ही सकारात्मक सुझाव दिया है, बिल का समर्थन किया है। सर, संक्षिप्त में मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि भारत का हर परिवार सुखी हो, हर एक परिवार के सदस्य आपस में तालमेल रहो, पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध हो, बच्चे खुशी रहे, परिवार आबाद हो। हिंदुस्तान में हर एक परिवार आबाद होगा, हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देशवासियों के लिए सरकार अच्छा कदम उठाए हैं, अच्छे स्कीम्स लेके आए हैं, सबके जीवन में छूने वाला स्कीम्स लाए हैं, वो तभी संपूर्ण होगा जब परिवार में खुशी हो। हम चाहते हैं कि परिवार में खुशी हो, लेकिन सर 1984 फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत जो प्रावधान था, उस प्रावधान के तरह मैं आपको खींचना चाहता हूं। सर, सब सेक्शन 3 सेक्शन 1 का उस एक्ट में कहा गया है, इट शेल कम इनटू फोर्स on such date as the central government may, by notification in the official gazette, appoint, and different dates may be appointed for different states. The act has come into force on 14 September 1984, and as on April 2022, there are 715 family courts in the country which are established and functioning in 26 states and यूनियन टेरिटोरीज, इंक्लूडिंग जो आज ये बिल लेके आए हैं 3 फैमिली कोर्ट्स इन हिमाचल प्रदेश, 2 फैमिली कोर्ट्स इन नागालैंड। अगर हम आज संशोधन लेके नहीं आते, हजारों केसेस जो कोर्ट्स में पेंडिंग है और जिसको अभी वॉइड एट इनिशियो डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का सरकार और नागालैंड सरकार ने केंद्र को सूचना नहीं दिया और जिसके तहत केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, इसलिए सारा केसेस इनवैलिड हो गया। तो आज जो हम अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, कौन फैमिली कोर्ट्स हिमाचल और नागालैंड में जो बनी है उसको वैलिडेट कर रहे हैं और जितना भी केसेस तय किए, हजारों केसेस वहाँ के कोर्ट्स ने, उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे करके हम परिवारों को सहूलियत देना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा से मैं बताना चाहता हूं, इस माहौल में इन लोगों ने बहुत गड़बड़ माहौल कर दिया है। फिर भी सर, हमारे जितने सदस्यों ने अच्छा सुझाव दिया है, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं। एक मेंबर्स ने अच्छा सुझाव दिए हैं, मैं एक जवाब देना चाहता था सर, क्योंकि इतना अच्छा सुझाव दिए हैं, लेकिन सर इस माहौल में आप पता नहीं आप क्या कहेंगे, मैं तो जवाब देना चाहता हूं, लेकिन इस माहौल में सर चिल्ला के ज्यादा कहेंगे, उनके तरफ तो उनके कान में बात जाएंगे नहीं। अगर देशवासियों का मौका जाए, उसके तरफ जाए, आवाज उस तक पहुंचे तो ठीक है, लेकिन मैं फिर भी सर आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, मेरे पास लिखित जवाब भी है, जितना सुझाव दिए हैं सबका जवाब मेरे पास है और अच्छा चीज बताने का भी तर्क मेरे पास है।
लेकिन सर मैं सबको समावित करते हुए इतना कहना चाहता हूँ कि अभी अभी ऑल इंडिया जुडिशियल, हमारे जितने जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के डिस्ट्रिक्ट जजेस, सेशन जजेस, सबऑर्डिनेट जजेस का पहली बार हिंदुस्तान में कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी मौजूद थे, हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस मौजूद थे, और मैं लॉ एंड जस्टिस मंत्री होने के नाते मैं भी मौजूद था। और उसमें सबके सामने में मैंने सरकार का मत को एक अपील के रूप में सारे जजेस को कहा कि फैमिली कोर्ट्स को प्राथमिकता दिया जाए और जितना भी फैमिली केसेस को जितना जल्दी हो सके सुलझाया जाए। बच्चों को दो एडल्ट के बीच में झगड़ा से बच्चे तड़पते हैं और माइनर का उनका कस्टडी को लेकर के परिवार के अन्य सदस्यों को बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि सर हिंदुस्तान में शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, दो परिवारों का मिलन होता है, दो समुदाय का मिलन होता है। इसलिए अगर एक शादी टूटता है पूरा परिवार टूटता है, समाज टूटता है। इसलिए हमने सारे जजेस को रिक्वेस्ट किया है कि फैमिली कोर्ट्स के जितने भी केसेस है प्राथमिकता दिया जाए और जो 11 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग है आज हमारे हिंदुस्तान के 715 कोर्ट्स में, उसको जल्दी से जल्दी सुलह किया जाए। भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टि से मदद कर रहे हैं, लोअर जुडिशरी का अच्छा सुविधा मिले, टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, सारा हम मदद कर रहे हैं। जैसे बिहार से हमारे ठाकुर साहब ने कहा, अन्य सदस्यों ने पूछा, मैं आपको कहना चाहता हूँ हर एक डिस्ट्रिक्ट में हिंदुस्तान में एक फैमिली कोर्ट बनना चाहिए। ये हमने सुझाव राज्य सरकारों को भी कह दिया है और साथ साथ में हाई कोर्ट्स को भी, क्योंकि हाई कोर्ट्स और राज्य सरकार मिलकर के तय करते हैं कि कितना फैमिली कोर्ट कहाँ बनना है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ, हमारे माननीय सदस्यों के जो आवाज है उससे मैं सहमत करता हूँ कि भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक फैमिली कोर्ट बनाया जाए और जितना जल्दी हो सके जो 11 लाख से भी ज्यादा पेंडिंग केसेस को जल्दी से जल्दी सुलह किया जाए। जैसे कहा आपने हमको कहने का मौका दिया, हमारे मेंबर्स को कहने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। और फिर से मैं अपने पार्टी के जितने भी यहाँ पॉलिटिकल पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, मेंबर से शांति से आज के इस बिल को सुना है, समर्थन किया है, उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आखिर में सर हम चाहते हैं कि भारत में हर एक परिवार आबाद हो। एक परिवार के लिए सिर्फ हमको नहीं सोचना है, पूरा परिवार हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक परिवार सब कुछ नहीं होता है, भारत में हर एक इम्पोर्टेंट, हर एक फैमिली बराबर होता है। इसलिए मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने हमको बोलने का दिया और हाउस को अनुरोध करता हूँ कि सर्वसम्मति से इस फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2022 को पारित किया जाए। I shall first put the amendment moved by Dr. V. Sivasan for reference of the Family Courts Amendment Bill 2022 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. The question is that the bill further to amend the Family Court Act 1984 as passed by Lok Sabha be referred to a select committee of the Rajya Sabha consisting of the following members: Shri Vikas Ranjan Bhattacharya, Dr. John Britas, Dr. L. Hanumantaiah, Shri Elamaram Karim, Shri A. Rahim, Dr. V. Sivasan, Dr. Kannimoji, N.V.N. Somu, Shri P. Wilson, with instructions to report by the last day of the work week of the next 25th session of the Rajya Sabha. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the motion moved by Shri Kiran Rijiju to vote. The question is that the Family Courts Amendment Bill 2022 as passed by Lok Sabha be taken to consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. There is one amendment. Number 1 by Dr. V. Sivasan. Are you moving? Motion moved. Yes, I move.
Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 2 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 3 stands part of the bill. There is one amendment. Number 2 by Dr. V. Sivasan. Are you moving? Yes, amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 3 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 3 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Kiran Rijiju to move that the bill be passed. Sir, I request that the bill may be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor, those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. The House stands adjourned to meet at 11 hours on Friday, the 5th August 2022.